यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो PT 365 की पर्यावरण की मैगजीन है। ठीक है, पर्यावरण यहाँ पर आपका या फिर इन्वायरमेंट की जो मैगजीन है, इसका मैं पार्ट 5 तक आपको यहाँ पर करा चुका था। पार्ट 5 और टॉपिक भी 5 यहाँ पे मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो टॉपिक हमारा रहेगा टॉपिक नंबर 6। जो टॉपिक नंबर हमारा 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी को लेकर। जियोग्राफी के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और जियोग्राफी का हमारे यहाँ पर दूसरी बात ये भी कि टारगेट भी चल रहा है। जो डेली टारगेट हम देते हैं क्वेश्चन पढ़ने को या टॉपिक देते हैं, तो वहाँ से आपका टारगेट भी जियोग्राफी का चल रहा है अभी, जियोग्राफी और पॉलिटी का। यहाँ से जियोग्राफी अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, जियोग्राफी आपका प्लस आपका जो टारगेट मिल रहा है वो भी वहाँ से मिला के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 6 और हो सकेगा तो 7वां भी आपको मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, देखते हैं जियोग्राफी का। यहाँ से पहला है अल नीनो और ला नीना। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था नेशनल ओशन एंड जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो की परिस्थितियाँ समाप्त हो गई। इसकी वजह से अल नीनो दक्षिण दोलन जो है उसका वो तटस्थ चरण जो इसका जो पास का चरण है उसने यहाँ पर ले लिया। यहाँ तक कि यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है उसमें अल नीनो की परिस्थितियाँ 2023 के मध्य यहाँ पर विद्यमान थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हमारे तथ्य क्या होंगे देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में जल के तापमान में परिवर्तन होना, ये हमारा क्या होगा, ये समय समय पर जो घटित होने वाला जलवायु पैटर्न है उसको दर्शाता है। ठीक है, और ENSO जो हमारी है ये परिघटना 2 से 7 वर्षों में अनियंत्रित अंतराल पर यहाँ पर घटित होती रहती है। ठीक है, ये आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि जो हमारी ENSO है इसकी जो घटना है, जो हमारी परिघटना है, ये 1 से 2 सालों में यहाँ पर दिखती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ENSO होता क्या है, ये देखो यहाँ पर लिखा है ENSO जो आपका अल नीनो दक्षिणी दोलन है, जो इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ENSO। तो ये क्या ये बोलेगा ENSO जो आपका है ये 2 से 7 वर्ष में, तो क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बोलेगा 1 से 2 वर्ष में घटित होती है तो आपका गलत होगा ये। ठीक है, दूसरा अल नीनो जो है हमारा ये गर्म चरण और ला नीना आपका ठंडा चरण होता है। ठीक है, ENSO का चक्र के जो चरण होते हैं, इन 2 चरणों के बीच तीसरा चरण भी होता है जिसमें ENO तटस्थ चरण यहाँ पर कहा जाता है इसका। ठीक है, आपसे बोलेगा जो हमारा ENO का 2 चरण में से आपका जो ला नीना है ये आपका गर्म चरण होता है और जबको अल नीनो आपका यहाँ पर ठंडा होता है। तो आपका ये भी गलत होगा क्योंकि अपोजिट जैसे बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात एकदम करेक्ट है। मैं आपको स्टेटमेंट समझाने की बात करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तटस्थ चरण अक्सर उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का समुद्री सतह का तापमान औसत तापमान के निकट होता है। ठीक है, अल नीनो के बारे में देखते हैं। इस परिघटना के मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय जो सतह गर्म हो जाती है और यहाँ से क्या औसत जो हमारा SST है उससे अधिक तापमान हो जाता है, जिससे कि अल नीनो के जो क्राइस्ट चाइल्ड हैं उनको भी इसको कहा जाता है। ठीक है, SST मतलब क्या हुआ, जो हमारे समुद्र सतह का जो तापमान है वो बता रहा है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं इस बात को। देखो जो हमारा इस परिघटना में जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है उसमें हमारा समुद्री सतह का जो तापमान है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या अल नीनो जो हमारा क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको और जो अल नीनो क्राइस्ट चाइल्ड किसे कहते हैं ये आपका डेफिनेशन होगा इसकी। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको अल नीनो क्राइस्ट चाइल्ड क्या होता है ये आपको पढ़ना है बात। ठीक है, मुख्य प्रभाव क्या होते हैं, इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून बहुत कम वर्षा होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कारण जो बोलेगा जो हमारी क्राइस्ट चाइल्ड के कारण हमारी मानसून में बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपको देखना है कैसे गलत होगा और कैसे सही होगा। आपको नोट भी कर लेना है पॉइंट जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, कौन से आपको क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन बना के आप ऐसे करके क्रॉस लिख सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे है इसके कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा होती है तथा इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है। आपसे बोलेगा इसके कारण जो हमारा दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर कम वर्षा होती है और इंडोनेशिया में यहाँ पर ज़्यादा और ऑस्ट्रेलिया में अधिक वर्षा होती है। तो क्या गलत होगा, जस्ट स्टेटमेंट अपोजिट बोल रहा है। कैसे पूछ सकता है, कैसे घुमा सकता है, मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं ला नीना के बारे में। इस परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा प्रशांत और जो हमारी महासागरीय सतह ठंडी हो जाती है, ये तापमान औसत से कम हो जाता है, जिसे लिटिल गर्ल भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, लिटिल गर्ल कैसे, आपसे बोलेगा इनमें से लिटिल गर्ल को कौन परिभाषित कर रहा है अच्छी तरीके से, कौन कर रहा है, जो यहाँ पर ऐसी डेफिनेशन दे देगा जो यहाँ पर सतह ठंडी हो जाएगी और तापमान औसत रूप से यहाँ पर कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं लिटिल गर्ल। आपसे बोलेगा लिटिल गर्ल को सही परिभाषित में से कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य प्रभाव क्या होंगे, इसके प्रभाव अल नीनो परिघटना से विपरीत होते हैं, है ना, अल नीनो जो परिघटना होगी उससे विपरीत होंगे। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में बेहतर मानसून होता है। राइट, कहाँ पर होगा, भारतीय महाद्वीप में हमारा बेहतर मानसून होगा उपमहाद्वीप में, और औसत से अधिक वर्षा होती है और सर्दियों में ठंड भी यहाँ पर अधिक पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये इसका जो कारण है, इसकी अधिक जो प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है इसका। ठीक है, मुख्य प्रभाव क्या होंगे आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है
नॉर्वेस्टर्स, ठीक है, जो नॉर्वेस्टर्स हैं इसके बारे में देखो, भारत नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए पहला अनुसंधान परीक्षण यहाँ पर फैसिलिटी विकसित करने वाला काम कर रहा है इसमें, ठीक है। इस परीक्षण को फैसिलिटी के बारे में देखते हैं। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य कि पूर्वी भारत में बड़े इलाके हैं, उसमें पश्चिम बंगाल जैसे उड़ीसा, झारखंड, छठे जो क्षेत्र होते हैं, इसमें बनने विकसित जो आगे बढ़ने वाले जो हमारे तटीय झंझा है उसका अध्ययन यहाँ पर करना, ठीक है। कंट्रोल सेंटर क्या होंगे? ये उड़ीसा के भद्रक जिले के जो हमारा चांदबली है भुवनेश्वर के पास स्थापित किया गया है, ये हमारे से कंट्रोल सेंटर होगा। शामिल संस्थान कौन कौन से होंगे इसमें? देखो हमारा शामिल होगा IMD, मतलब हमारा इंटरनेशनल जो आपका इंडियन जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत मौसम विज्ञान, ठीक है, विभाग। पुणे में स्थित हमारे जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान है वो भी यहाँ पे शामिल होगा। दिल्ली में स्थित जो राष्ट्रीय मध्यम अवधि पूर्वानुमान केंद्र यहाँ पर, ये भी यहाँ पर शामिल होगा, और एक साथ मिलकर यहाँ पर ये सब काम करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आपसे देखो पूछ सकता है क्वेश्चन कि नॉर्वेस्टर्स के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य है कि जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत के बड़े इलाके में इसमें शामिल करना, ठीक है, और उनको जो तटीय झंझा उसका अध्ययन करना। तो क्या गलत होगा? उत्तर पूर्वी नहीं, यहाँ पर सिर्फ पूर्वी भारत है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट देगा, इसके तहत हमारा जो इंडियन हमारा मौसम जो विभाग है, ठीक है, वो यहाँ पर शामिल होगा। उस केवल ये यहाँ पर शामिल होगा तो भी गलत है, क्योंकि केवल ये नहीं शामिल होगा और यहाँ पर इसके साथ 2-3 और दे रहे हैं, ठीक है, तो भी आपके शामिल होंगे। तो ये 2 बात आपको याद रखनी ऊपर से। नॉर्वेस्टर क्या है, किसे कहते हैं? ये स्थानीय पवनें होती हैं जो गर्मियों में भारत के पूर्वी और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इसके चलते इलाकों में तटीय झंझा की घटना घटित होती है। बंगाल में इसे स्थानीय रूप से काल बैसाखी रूप में जाना जाता है, ठीक है। वहीं असम में इसे बारदोली छेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन इलाकों में नॉर्वेस्टर का प्रभाव क्या होता है? जैसे नुकसान जो क्या होगा उसमें ये काफ़ी प्रचंड होते हैं और अपने साथ यहाँ पर विनाशकारी बवंडर लाते हैं, जिससे क्या है कई पेड़ पौधे यहाँ पर उखड़ जाते हैं और संपत्ति का भी यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। लाभदायक प्रभाव क्या होते हैं इसमें? हालांकि ये जूट धान की खेती के लिए, सब्जी फलों के लिए पर काफ़ी लाभदायक भी सिद्ध होते हैं, ठीक है। साथ ही क्या है दोपहर की जो हमारी असहनीय गर्मी होती है उसमें भी आने पर यहाँ पर अचानक तापमान में गिरावट से राहत मिलती है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है अन्य स्थानीय पवनों और उनका सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपको लू है, ठीक है, और मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। जैसे कि लू आपको पढ़ना है, ठीक है, और ये आपका जो ब्लॉसम शावर है ये, और यहाँ पर बस 2 यहाँ से आपको कवर करने, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 आपको यहाँ से एक बार पढ़ लेना, एक इसके प्रभाव और एक इसके प्रभाव। आगे देखते हो। हिंद महासागर में समुद्र के भीतर संरचना, ठीक है, ये क्या है इसको देखते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखते हैं। समुद्र के भीतर संरचनाओं के नामकरण। समुद्र के जो बाहर, प्रादेशिक समुद्र के बाहर यहाँ पर व्यक्ति और एजेंसियाँ जो हैं समुद्र के भीतर अनाम संरचनाएं क्या हैं, इसके लिए नामित जो प्रस्ताव हैं वो कर सकती हैं। ये प्रस्ताव IHO के 2013 के दिशा निर्देशों के दौरान पर ये पालन किया जा रहा है इनका, ठीक है। आगे है किसी संरचना का नामकरण करने के लिए पहले उसकी विशेषता, विस्तार और अवस्थिति की क्या है पहचान की जानी चाहिए, राइट। तो आपको याद रखना है। IHO का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हुआ? IHO का मतलब हुआ यहाँ पर जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इसे बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है किसी संरचना का नामकरण करने के पहले उसकी विशेषता, विस्तार, ये तो मैंने बता दिया आपको। IHO की जो हमारी सब कमेटी होती है ऑन अंडरसी फीचर नेम्स प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं काटते हैं इसको। प्रादेशिक समुद्र के भीतर अपने प्रादेशिक समुद्र में संरचनाओं का नाम प्रस्तावित करने वाले जो हमारे राष्ट्रीय प्राधिकारी होते हैं उसमें 2013 के निर्देशों को यहाँ पर पालन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं IHO और IOC के बारे में, ठीक है। सबका फुल फॉर्म ऊपर लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो एक बार और देख लोगे इसको, ठीक है। IHO और IOC मैंने IHO के बारे में बताया, ठीक है, IOC के बारे में बताया। यहाँ पर देखो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो उसके बारे में क्या है, इसे 2021 में स्थापित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का भी दर्जा भी प्राप्त है इसे, ठीक है। ये 100 सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी निकाय होगा, भारत भी इसका मेंबर है, राइट। हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल चार्ट बनाने के संबंध में इसे सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। 1921 में इसके गठन के बाद IHO सचिवालय का संचालन मोनाको द्वारा पर किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के अंतर्गत भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग और भारत में जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है और नॉटिकल यहाँ पर चार्ट बनाने के लिए नोडल एजेंसी भी यहाँ पर है। अंतर्युक्त सरकारी जो हमारी विज्ञान आयोग है उसके लिए भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या इसे 1961 में स्थापित किया गया था। समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा भी देगा ये, ठीक है। और बेथीमेट्रिक डेटा एकत्र करने के लिए यहाँ पर जो होगा महासागरों में मानचित्रण करने के लिए भी यहाँ पर इसे संयुक्त परियोजना बनाई जाएगी, ठीक है। ये जो हमारे नाम है उसमें सामान्य
संरचना प्रकार के डिजिटल जो गैजेट है यहाँ पे रखता है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 बातें ऊपर की याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर किधर है, मतलब यहाँ के पारिश्रिक दर्जा है ना, और यहाँ पर भारत इसका सदस्य है, और इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता है, राइट। और एक ये 4 पॉइंट है आपको ऊपर से पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। आगे देखते हो जियो पार्क, देखते हैं इसमें जियो हमारा ग्लोबल जियो पार्क है, ये क्या है। इसके साथ ही जियो पार्क की कुल संख्या 213 हो गई। सभी जियो पार्क्स जो हमारे 48 देशों में स्थित हैं, ठीक है। हाल ही में शामिल किए गए कुछ यहाँ पर जियो पार्क निम्नलिखित हैं, जैसे आपका लैंड ऑफ ड्रॉ एक्सटिक्स वोल्केनोज हैं पोलैंड में। यहाँ क्या है, पेलियोजोइक जो आपके सेनोजोइक महाकल्प हैं, ये ज्वालामुखी के विशिष्ट अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए, वजह से न्यूज़ में था थोड़ा ये, ठीक है। इम्पैक्ट क्रेटर झील फिनलैंड में, ये यूरोप की सबसे लंबी जो हमारी इम्पैक्ट क्रेटर झील है, ये लगभग 78 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने से बनी थी, ठीक है। उबेराबा ब्राज़ील, इसे लैंड ऑफ जहाँ पर जायंट्स भी कहते हैं, ये उपनाम इस पार्क की जीवाश्म विज्ञान से जुड़ी जो समृद्ध विरासत है इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में, ये गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ये आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है। GGN की स्थापना यूनेस्को के तत्वाधान विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय हमारी साझेदारी के रूप में की गई थी, ठीक है। ग्लोबल जियो पार्क्स के बीच हमारा नेटवर्किंग सहयोग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉइंट नहीं है, बस आपको एक बार इसको रीड कर लेना है क्या क्या यहाँ पर कौन कौन सी उत्पत्ति कैसे हुई थी, और नोट्स आपको नहीं बनाने इसके, ठीक है। आगे यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क्स के बारे में, उत्पत्ति जियो पार्क्स की अवधारणा उत्पत्ति 1990 में दशक में मध्य में हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना जो UGGP है, इसकी स्थापना 2015 में जाकर की गई थी, राइट। इसके बारे में एकल लेखिक भौगोलिक क्षेत्र है, इसको हटाते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक ही पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं जियो पार्क का। अगर देखो आप यहाँ पर अभी जो प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, फिर जो भी टेस्ट पेपर आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये जियो पार्क को लेके, कहाँ स्थापित किया गया, कौन कौन सी जगह, तो आपको थोड़ा सा एक बात ये याद कर रख लेनी है कहाँ पर था। जैसे कि आपका फिनलैंड, ठीक है, ब्राज़ील, और कहाँ पर था, एक और था पोलैंड। तो ये 3 बातें आपको सिर्फ ऊपर की याद रखनी, कहाँ पर है और कितने हो गए आप, बस इतना, और कुछ खास इतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं सुर्खियों में शब्दावली और अवधारणाएं। जो बेस फ्लो है, ये क्या है, बेस फ्लो एक प्रकार की जलधारा है। साथ ही क्या इसकी जलधारा, इस तरह की जलधारा जो है इसका निर्माण वर्षा के कारण होता है। इसके तहत वर्षा का जल मृदा में रिसकर नीचे जाता है, और वहीं जल अंततः क्या है मृदा में होता है, यहाँ पर जो नदी में क्या मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा बेस फ्लो के बारे में बता रहा है। बेस फ्लो को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, भूमि की स्थलाकृति, मिट्टी की प्रकृति, भूमि उपयोग पर पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन, ठीक है। बेस फ्लो का पर्यावरणीय महत्व क्या होगा, यहाँ पर गाद संचय की कमी, नदी के प्रवाह परिस्थिति तंत्र को बनाए रखना, पानी की गुणवत्ता बनाए रखना आदि यहाँ पर इसका हमारे कुछ बेस फ्लो के पर्यावरणीय महत्व होते हैं, ठीक है। आपसे बोल देगा जो बेस फ्लो है इनमें से कौन से यहाँ पर बात बेस फ्लो के बारे में सही है, या इनमें से बेस फ्लो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है, तो ये सब आपको दे देगा, है ना। या बेस फ्लो को पर्यावरणीय, इनमें से पर्यावरणीय महत्व क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या बोल देगा बेस फ्लो को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं, ऐसे करके यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ से इतना पूछ सकते हैं। आगे इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स, ये क्या है, देखते हैं यहाँ से। ज्वालामुखी द्वार से प्रबल वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स के निर्माण करती हैं, सक्रिय रहती हैं, और उत्पन्न EBS जो उपग्रह है उसके आधारित संचार को यहाँ पर प्रभावित कर सकती हैं इसको, ठीक है। ये आमतौर पर भूमध्य रेखी जो आयनमंडल है उसमें देखी जाती हैं, और आयनमंडलीय प्लाज्मा घनत्व में होने वाली जो कमी है उसको दर्शाती है। मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद की अवधि में बनते हैं, बस याद रखना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सूर्यास्त की अवधि के बाद बनते हैं, और आमतौर पर भूमध्य रेखी के आयनमंडल क्षेत्र में देखे जाते हैं। कहाँ पर, जो हमारे इक्वेटोरियल आयनोस्फीयर है वहाँ पर ये देखे जाते हैं, ठीक है। आपसे बोल देगा ये ज़्यादातर हमारे क्षोभ मंडल में देखे जाते हैं, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, कहाँ याद देखे जाते हैं और कहाँ कब होता है। आपसे बोलेगा चंद्रमा के जो निकलने का टाइम होता है उस टाइम पे यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। सूर्यास्त के बाद क्या चंद्रमा निकलेगा तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो दोनों क्वेश्चन पूछना है वो आपको याद रखना है। वायुमंडलीय नदियाँ, इसमें देखते हैं वायुमंडलीय नदियाँ क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो रिवर है ये क्या है। वायुमंडलीय नदियों को फ्लाइंग रिवर्स भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे व संकीर्ण क्षेत्र होते हैं जो अधिकांशतः जलवाष्प को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं। एक औसत वायुमंडलीय नदी लगभग 2000 किलोमीटर से 500 किलोमीटर चौड़ी, लगभग 3 किलोमीटर की गहरी होती है, ठीक है। और ये जो वायुमंडलीय नदियाँ हैं ये वही
बहिरुष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसकी प्रणाली का हिस्सा है। ये चक्रवात प्रणाली जो होती है उसी कटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर ताप आर्द्रता का परिवहन करती है। ठीक है, वायुमंडलीय नदियाँ आमतौर पर बहिरुष्णकटिबंधीय जो होती हैं चक्रवात उसकी वातागर के रूप में आगे निचले जो वायुमंडल है उसके वेग से यहाँ पर चलने वाली एक जेट स्ट्रीम के क्षेत्र को मौजूद होती हैं। ठीक है, इन्हें पृथ्वी के ताजे जल के सबसे बड़े परिवहन तंत्र के रूप में माना जाता है। उस कटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुव तक 90% आर्द्रता का स्थानांतरण के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है। कुछ खास पॉइंट यहाँ पे तो दिखा नहीं, इतना मैंने रीड किया। देखो ऐसा पूछ सकता है आपसे, आपका जो वायुमंडलीय नदी है लगभग कितने किलोमीटर यहाँ पर गहरा है, ये आपको स्टेट पीसी से क्वेश्चन है। तो हाँ, ये पूछ सकता है कि जो फ्लाइंग रिवर्स है इनमें से फ्लाइंग रिवर किसे कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय नदियाँ है ना, और भी कुछ दे देगा स्टेटमेंट में, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लाइंग रिवर्स किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और ये कैसे होती हैं अपेक्षाकृत लंबे। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी बात है जो फ्लाइंग रिवर्स के बारे में सही बता रहा है। वायुमंडलीय नदियाँ नहीं देगा क्योंकि वायुमंडलीय नदियाँ आपने पढ़ा है, आपको टॉपिक वहाँ पे हिट करेगा। अगर देगा ना तो आपको याद आएगा कि यार ऐसा था, लेकिन आपको फ्लाइंग अगर रिवर्स देगा तो ये याद नहीं आएगा कि ये कहाँ कहीं पढ़ा था, किसी के अंदर था, लेकिन अच्छे से याद नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछेगा फ्लाइंग रिवर्स से। फ्लाइंग रिवर्स क्या है, इसकी कौन सी बातें सही बता रहा है। ठीक है, इसकी क्या बातें है जो फ्लाइंग रिवर्स के बारे में सही बता रही है। जैसे बोलेगा ये पक्षाघात लंबे संकीर्ण क्षेत्र होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। इनकी जो लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई होती है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ज़्यादातर हमारे जो ताजे जल के परिवहन के तंत्र का निर्माण करते हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक 90% आर्द्रता को स्थानांतरण करते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो आपको 3-4 पॉइंट जैसे आपको लिख लेना है और याद कर लेना बना के। आगे देखते हैं नेगेटिव लीप सेकंड। ये क्या है नेगेटिव लीप सेकंड? जो है नेगेटिव लीप सेकंड हमारे वह सेकंड है जिसमें पृथ्वी के घूर्णन के साथ समायोजित करने के लिए घड़ियों से घटा जाता है। ठीक है, घड़ियों से घटा जाता है, ये हमारा नेगेटिव लीप सेकंड हो गया। ठीक है, तब ऐसा किया था जब पृथ्वी पर तेजी से घूर्णन कर रही होती है और दिन रात की अवधि यहाँ पर कम रही होती है, मतलब दिन की अवधि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी तरफ पॉजिटिव लीप सेकंड हमारे अंदर की घड़ियों में अंतरिक्ष सेकंड यहाँ पर जुड़ा था, जिससे क्या होता है पृथ्वी धीमी गति से घूर्णन कर रही होती है और दिन की अवधि अधिक हो रही होती है। ठीक है, ये अब तक एक बार भी नेगेटिव लीप सेकंड नहीं जोड़ा गया, हालांकि 27 बार पॉजिटिव लीप सेकंड यहाँ पर जोड़े जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये पॉइंट आपको दोनों याद रख लें, ये वाले, एक तो ये और ये तीनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये क्या होते हैं नेगेटिव लीप ईयर और कितने कभी यहाँ पर क्या क्या यूज किया गया इसका तो पूछ सकता है, क्योंकि अभी इसका कभी यूज तो किया नहीं, इसे आप एक बार देख सकते हो। आगे देखते हैं जीरो शैडो डे। ठीक है, जीरो शैडो डे ये क्या है, हाल ही में बेंगलुरु में एक दुर्लभ खगोलीय जो परिघटना है वो दर्ज की गई है, जिसे जीरो शैडो डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये परिघटना तब घटित हुई जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर एक सीध में आ जाता है। ऐसी स्थिति में लंबवत या वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स की कोई यहाँ पर परछाई नहीं नजर आती है। ठीक है, ये परिघटना वर्ष में 2 बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित घटित होती है। एक बार हमारे ग्रीष्म में जो अनाथ होती है, इसके दौरान दूसरी बार यहाँ पर शीत अनाथ में घटित होती है। ठीक है, आपसे बोलेगा जीरो शैडो डे जो हमारा है ये वर्ष में 1 बार घटित होता है, तो क्या गलत हो जाएगा, 2 बार यहाँ पर घटित होती है। आगे देखते हैं ब्लू होल। ये क्या है, ब्लू होल जो आपका है ये दुनिया में सबसे गहरा ब्लू होल है। कौन सा, शोधकर्ताओं ने साक्ष्य के अनुसार तामजा है ना, ये सबसे गहरा होगा। ये युकाटन प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में स्थित है। ब्लू होल के बारे में, ये पानी के भीतर स्थित गुफाएं, ये गुफाएं समुद्री नितल में नीचे बनी होती हैं। ठीक है, ऐसी गुफाएं आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ लहरों को टकराने से चट्टानों का क्या अपक्षय रहता है। ठीक है, ब्लू होल तब बनते हैं जब समुद्र का जो पानी है वो चट्टानों की दरारों से रिसकर चट्टानों के भीतर घुलनशील जो खनिज है उस तक यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, इन खनिजों के घुलने पे उस जगह को जो सिंक होल है वो बन जाता है। उससे क्या है समय के साथ यहाँ पर काफ़ी काफ़ी बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, ये ब्लू होल्स के बारे में बता रहे हैं। ब्लू होल से कुछ अन्य हमारे उदाहरण है, जैसे ड्रैगन होल दक्षिण चीन सागर में, ग्रेट ब्लू होल ये आपका बेबीज के पास और बेलीज के पास, और द हाफ ब्लू होल ये आपका मिस्र में। तो कुछ हमारे ब्लू होल्स दे रखे हैं, तो ये देखना है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे जो ब्लू होल्स दे रखे हैं आपको मैच करने देगा, ड्रैगन होल, और बोलेगा कुछ ब्लू होल्स हैं, उसके एग्जांपल आपको मतलब कुछ ब्लू होल्स के बारे में आपको बताना है कि कौन से इसमें सही मैच कर रहा है। ड्रैगन होल, ग्रेट ब्लू होल और आपका द हाफ ब्लू होल, तो इनमें से सबको मैच करना है। यहाँ पे बोल देगा मिस्र है ना, यहाँ पे बोल देगा आपका ग्रेट ब्लू होल और यहाँ पे बोल देगा आपका ड्रैगन होल, तो कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। आगे देखते हैं हीट डोम। ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में कई शहरों में हीट डोम नामक मौसमी परिघटना का कारण हीट वेव यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, हीट डोम के बारे में, ये एक प्रकार की मौसमी परिघटना है। ठीक है, इसमें वायुमंडल में उच्च दाब का एक क्षेत्र डोम या गुंबद का रूप लेता है। ठीक है, ये उच्च दाब क्षेत्र ऊपर उठने वाली जो हमारी गर्म हवाएं हैं उसको वायुमंडल के बाहर निकालने में रोककर जमीन
कि जो जमीन को ढकेलता है, जिससे क्या जमीन का तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, आमतौर पर पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। हमारी जो पवनें होती है कैसे बहती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट रख के कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए। लेकिन हीट डोम जो है वह मंडल में दूर दूर तक फैलने के कारण यहाँ पर मौसम प्रणालियाँ लगभग स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से ये पॉइंट पूछ सकता है आपसे। वायुमंडल में उच्च दाब का एक क्षेत्र डोम गुंबद कहलाता है। चलो ठीक है, दो बता दिया मैंने। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हीट डोम क्या है? हीट डोम हमारा जो है, ये पहला स्टेटमेंट बोला हीट डोम के बारे में विचार करना है। ये हमारा वायुमंडल में निम्न दाब का एक क्षेत्र होता है जो यहाँ पर गुंबद को रूप लेता है। तो क्या गलत है? क्योंकि उच्च दाब का क्षेत्र होता है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा बोलेगा इसमें वायुमंडल में एक उच्च दाब का, चलो ये तो बता दिया मैंने। ये बोलेगा कि जिसमें गर्म हवा को ऊपरी वायुमंडल में बाहर निकलने से रोककर जमीन की ओर ढकेलता है। ये हमारा बात करेक्ट है। तीसरा, ये आमतौर पर हमारी जो पवनें होती हैं ये निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती हैं। ठीक है, तो अभी हमारा गलत हो क्या होगा? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से देखना है कि कैसे पूछ सकता है। जो मैंने बताया ये तीनों पॉइंट आप लिख लोगे ऐसे करके, और कैसे यहाँ पर जो गलत है उसके बारे में आगे ऐसे लिख लोगे करके क्या सही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली देखते हैं। इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको टॉपिक को उठाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा इसका। आगे देखते हैं। रिंगवुडाइट महासागर, ये क्या है देखते हैं इसके बारे में। रिंगवुडाइट महासागर पृथ्वी के मेंटल जो आपके रिंगवुडाइट नमक खनिज के रूप में मौजूद एक विशाल भंडार है। ठीक है, ये नीले रंग के एक चमकीला खनिज है। इसका निर्माण पृथ्वी के मेंटल उच्च तापमान उच्च दाब के कारण यहाँ पर होता है। ये उल्का पिंड में अत्यधिक उच्च दाब वाले जो बनने वाले खनिज है उसमें से एक माने जाते हैं। ठीक है, बस 2 बातें आपको याद रखनी है। रिंगवुडाइट जो महासागर है ये क्या है ना, ये क्या है और कैसा दिखता है, क्या है, बस 2-3 बातें आपको देखना है और कुछ इतना है ही नहीं टॉपिक में। देखते हैं अगला टॉपिक, पृथ्वी के मेंटल परत। पृथ्वी की जो मेंटल परत है इसको देखते हैं। पृथ्वी के मेंटल परत के बारे में। मेंटल परत जो हमारी है सिलिकेट चट्टानों से निर्मित होती है। किससे? सिलिकेट चट्टानों से। ये पृथ्वी परत का पृथ्वी के आयतन की लगभग 80% होती है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्य परत में होती है। ठीक है, ये सबसे ऊपरी जो परत होती है भूपर्पटी क्रस्ट और सबसे निचली परत के बीच में यहाँ पर स्थित होती है। यहाँ पर दिखा रहा है देखो। ठीक है, जो परत से यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं कहाँ पे क्या स्थिर होता है, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, आगे देखते हो। मेंटल परत की चट्टानों तक पहुंचना आमतौर पर कठिन होता है। ये मेंटल है, यहाँ तक जो परत की चट्टानों तक पहुंचना कठिन होता है। हालांकि महासागरीय नितल जो होती है कुछ जगह इन चट्टानों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और विशेषकर यहाँ जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे क्या है अलग होती जाती हैं, और ऐसी जगह है जहाँ पर अटलांटिस जो मैसिफ है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा बता देता हूँ मैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा पृथ्वी की मेंटल परत के बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ये सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी क्रस्ट और सबसे निचली परत यहाँ पर जो मेंटल होता है। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा? सबसे निचली परत हमारा क्रोड होता है, ऊपरी परत इसने सही बताया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है निचली परत जो होगी, निचली परत कोर के बीच स्थित होती है। क्या होगा? करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें कुछ जगह पर चट्टाने तक पहुंचा जा सकता है, विशेषकर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे क्या अलग होती रहती है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्टेटमेंट बना के सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं भू संतुलन या समस्थिति, इसके बारे में देखते हैं। एक हालिया अध्ययन में भू संतुलन जो है इसको जैसे यहाँ पर न्यूज़ में देखा गया था, तो देखते हैं इसके बारे में। भू संतुलन के बारे में, ये भूपर्पटी खंडों से और मेंटल के बीच संतुलन है। ठीक है, इसमें संतुलन स्थापित करने वाली एक रेखा शामिल होती है जिसमें समुद्र तल से ऊपर की भूमि का भार द्रव्यमान और समुद्र तल के नीचे चट्टानों के यहाँ पर घनत्व के आधार पर यहाँ पर प्राप्त करता है। ये कोई प्रक्रिया या बल नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये कोई प्रक्रिया भी नहीं है और कोई बल भी नहीं है। ये बल्कि भूपर्पटी अलग जो हमारी मोटाई है उसकी खंड द्वारा एक जो प्राकृतिक संयोजन है जो गुरुत्वाकर्षण को भी यहाँ पर बनाए रखता है और भू संतुलन द्रव्यमान को सुनिश्चित या फिर संतुलन करने के लिए यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, बर्फ की चादरों का क्षरण अवसादन ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया यहाँ पर इसको बिगाड़ सकती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? भू संतुलन समस्थिति के बारे में आपसे बोलेगा भू संतुलन के बारे में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ये भूपर्पटी के खंडों और मेंटल के बीच संतुलन होता है इनका। ठीक है, दूसरा ये कोई ये बोले ये एक विशेष प्रकार का बल है जिससे क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण को भी बनाए रखता है। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा, ये विशेष प्रकार का बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है ठीक है, लेकिन अब एक बल नहीं है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही था, दूसरा आपका गलत था। तीसरा देखते हैं, भू संतुलन द्रव्यमान में संतुलन बनाए रखने के लिए
बल का प्रयोग करता है। ठीक है, तो क्या होगा, गलत होगा क्योंकि ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है, बस 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखते हैं आगे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के विशाल चुंबकीय क्षेत्र से घिरी हुई है जो चुंबकत्व के हमारे जो मैग्नेटोस्फीयर नामक क्षेत्र का निर्माण करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर जियो डायनमो पर के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी के बाह्य कोर को धीमी गति से विद्यमान जो हमारे पिघले लोहे होते हैं उसके विमुक्त संबंधी ऊर्जा को विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और संबंधी ऊर्जा को यहाँ पर स्थानांतरित कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र दो ध्रुव या द्विध्रुव कहलाता है या बनाता है। ठीक है, उसके उत्तरी चुंबकीय ध्रुव में यहाँ पर दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, यहाँ पर 2 ध्रुव होंगे मतलब 2 हमारे ध्रुव होंगे यहाँ पर। ये इस चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबक, आमतौर पर क्षण चुंबक जो होती है उसके विपरीत ध्रुव यहाँ पर देखा जाएगा। पृथ्वी के जो हमारे चुंबक मंडल होते हैं उसमें प्रभावित करने वाले कुछ हमारे नाटकीय परिवर्तन भी यहाँ पर ध्रुव व्युत्क्रमण का काम करते हैं। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव के हमारे व्युत्क्रमण के बारे में, चुंबकीय ध्रुव जो हमारे क्षेत्र होते हैं उसमें उत्पन्न करने वाले जो बल हैं वो लगातार क्या बदलते रहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, इनके कारण क्या पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी जो हमारे चुंबकीय ध्रुव होते हैं उसमें अवस्थिति धीरे धीरे बदलती है और ध्रुवों की जो अवस्थिति है प्रत्येक यहाँ पर जितना वर्ष दे रखा है उसमें पूरी तरह से बदल जाती है। कितने वर्षों में, ये 3 लाख जो हमारे वर्ष है उसमें पूरी तरह से बदल जाती है। ठीक है, और ये ध्रुव जो व्युत्क्रमण है इसके दौरान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कमजोर हो जाता है लेकिन पूरी तरह से विलुप्त नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछेगा, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलेगा ये एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र से घिरी हुई होती है, करेक्ट है। दूसरी बात, ये दो ध्रुव चुंबकीय जो हमारे क्षेत्र होते हैं उसमें आमतौर पर ये विपरीत ध्रुव की तरह यहाँ पर काम करता है, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा बोलेगा, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट बोलेगा आपका ये चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने वाले जो बल उसमें लगातार बदलाव होता रहता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। चौथा क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट बोलेगा आपसे यहाँ से पृथ्वी जो है उसके उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव में अवस्थिति धीरे धीरे बदलती रहती है, जिससे क्या होता है जो ध्रुवों की स्थिति है वो प्रत्येक 3000 वर्षों में पूरी तरह से बदल जाती है। तो क्या गलत हो जाएगा, 3000 वर्षों में नहीं 3 लाख वर्षों में, ये आपको यहाँ से घुमा सकता है पॉइंट। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट दे देगा यहाँ पर जो हमारे इसका व्युत्क्रमण है ये धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत हो जाता है, जो व्युत्क्रमण के साथ साथ धीमे धीमे इसलिए मजबूत हो जाता है और ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। मजबूत होगा या फिर यहाँ पे ये गलत, ये स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, ऐसा बोलेगा पांचवा स्टेटमेंट कि ये जो हमारा ध्रुव व्युत्क्रमण है ये चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है और पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा बोलेगा, तो आपका ये भी गलत होगा, पूरी तरह से विलुप्त नहीं होता है। तो 5 बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। ठंडा लावा ये क्या है, फिलीपींस ने माउंट जो कनलाउन में उद्धार होने से ठंडा लावा जो है सड़कों पर बह निकला है। इसे ठंडे लावा जो इंडोनेशिया है उसे बाहर की लहर के रूप में कहते हैं इसे। ठीक है, ये ज्वालामुखी पदार्थों, मलबों और पानी का सघन मिश्रण होता है। ये तेज गति के साथ यहाँ पर होने वाले भूस्खलन की वजह से व्यवहार करता है। ठीक है, ये तब होता है जब ज्वालामुखी ढलानों के पानी ज्वालामुखी की राख के मलबे के साथ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर होता है। ज्वालामुखी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ये आंतरिक रूप से गर्म रहता है। ठीक है, ये इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठंडे लावे को क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें तो कैसे बनेगा नहीं पता, लेकिन आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हो क्या होता है। ये आपको टॉपिक पढ़ने वाला है ना, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। आगे देखते हैं पृथ्वी की उष्मा बजट, ये क्या है देखते हैं, जो हमारा हीट बजट ऑफ द अर्थ है इसको। पृथ्वी का उष्मा बजट ये सूर्य और से पृथ्वी पर आने वाली जो उष्मा है उसकी मात्रा में और पृथ्वी के अंतरिक्ष उत्सर्जित होने वाली उष्मा की मात्रा के बीच संतुलन को व्यक्त करता है। ठीक है, उष्मा बजट असंतुलन के लिए जिम्मेदार कारकों में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन और ओजोन परत की मोटाई की कमी, ग्लेशियर का पिघलना आदि यहाँ पर इसमें शामिल होगा। राइट, उष्मा बजट यहाँ पर पृथ्वी का उष्मा बजट क्या यहाँ पर दे रखा है, देखो क्या कौन कौन सी तरंगे हैं। ठीक है, इसको देख सकते हो आप। तो पृथ्वी का उष्मा बजट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो खुद से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ अगर बनता है कोई, तो यहाँ पे बोलेगा पहला स्टेटमेंट उष्मा बजट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारा उष्मा बजट के असंतुलन के लिए हमारा जिम्मेदारी कारक होंगे वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट होगा ओजोन परत की मोटाई में अधिकता भी यहाँ पर इसका उष्मा बजट का कारण होगा। तो क्या गलत है, ओजोन परत की मोटाई जो कमी होगी मोटाई में, वो ग्लेशियरों का पिघलना भी यहाँ पर इसका कारण होगा उष्मा बजट का, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपसे बोलेगा उष्मा बजट के कारण में से क्या क्या कारण हमारा उष्मा बजट के हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट दे देगा।
तीनों या एक दो या सभी तीनों, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला हमारा है कल काडल, ठीक है, ये क्या है? मौसम एजेंसियों ने केरल तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों में कल काडल जो परिघटना उसकी आशंका के बारे में अलर्ट जारी किया है, ठीक है। कल काडल के बारे में, ये वास्तव में भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के जो महोर्मी तरंग है उसकी वजह से मानसून पूर्व जो अप्रैल मई में मानसून पश्चात यहाँ पर मौसम में आने वाली जो तटीय बाढ़ होती है उससे संबंधित है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा, इसको उठाते हैं टॉपिक को, ठीक है। कल काडल इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। आगे टॉपिक ये देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सुर्खियों में कुछ स्थल है जैसे कि भारत के बारे में आपको देखो पता है नदियाँ क्या, कौन सी नदी है, ठीक है, आपको खुद से पढ़ना है ना, इसमें कुछ हमको समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपके पास मैगजीन अगर नहीं है तो इसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के सब टॉपिक अपने आप से भी पढ़ने हैं इसको। देखो पीडीएफ से आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी हमारे पास मटेरियल आएगा कि आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आँख को दर्द उठ जाएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम पे आप इतना अच्छा ज़्यादा जो रहेगा वो नहीं कर पाओगे। इतना महंगी भी नहीं पीडीएफ है, अगर इसका 150 पेजेस होगा तो अगर कहीं पर प्रिंट इसका 1 रुपये निकलेगा तो बहुत ज़्यादा 150 रुपये की मैगजीन होगी, ठीक है। तो इतना आप रुपये दे सकते हो। अगर यहाँ पे जो कहीं 50 पैसे भी होती है, अभी दिल्ली जैसे जो सिटी यहाँ पर 50 पैसे प्रिंट है, तो यहाँ पर 70 से 75 रुपये की मैगजीन मिल जाती है। ये अगर हो सकता है तो आप इन सबको मैगजीन को कोरियर करा सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये आपको खुद पढ़ना है। उसके बाद भारत सुर्खियों में अन्य स्थल है, ये भी आपको देखना है कौन कौन से स्थल हमारे न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अंतर्देशीय निकाय, देखो ये भी आपको पढ़ना है, जितने भी यहाँ पर मैप वाले या फिर इनसे पॉइंट देख, अभी देखो की पॉइंट ये लोग खुद बना के दे रहे हैं, पूरा बना के दे रहे हैं क्या है ये क्या है ना, तो वो सब आपको खुद से पढ़ना है, राइट। ये मैथ्स में कुछ समझाने वाली बात इसमें नहीं है, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय वाटर जो हमारे डिस्प्यूट है ये भी सब आपको पढ़ना है। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों मेरे भौगोलिक क्षेत्र ये आपको भी पढ़ना है, कौन कौन से क्षेत्र हमारे न्यूज़ में रहे थे। आगे स्टार्ट करते हैं। सुर्खियों में रहे देश, जैसा कि देखते हैं यहाँ पे हमारा पनामा, राजधानी पनामा सिटी होगी इसकी, ठीक है। पनामा जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए द्वीपीय समुदाय को उनकी जगह से खाली कराने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। चीन राजधानी बीजिंग, ठीक है, इस विश्व का पहले जो हमारा डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट है इसके लिए पर अनावरण इसका किया गया था। ये ऊर्जा दक्षता में 24% तक बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम लंदन, ये भी आपका देखो क्यों न्यूज़ में आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। देखो आप बोलोगे कि मैं इसको बता नहीं रहा हूँ कि आपसे बोलते रहा हूँ पढ़ने के लिए खुद, क्योंकि हमें कुछ खास बताने वाला नहीं है, सिर्फ मुझे रीड ही करना रहेगा इसमें, है ना। तो आपको यहाँ से सिर्फ खुद से इसको पढ़ सकते हो। सुर्खियों में रहे आपदा क्षेत्र, अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको कि आपदा क्षेत्र कौन से न्यूज़ में थे, तो वो तो आपको खुद ही देख रहे हैं ना, कौन कौन से यहाँ पर न्यूज़ में है वो देखना है ना। आपको यहाँ से ये चीज़ खुद देखनी है। आगे देखते हैं। 8वां हमारा है सुर्खियों में रहे कुछ संरक्षित क्षेत्र, हाँ ये हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ टॉपिक आपको, वो 7वां टॉपिक सिर्फ आपको ही पढ़ना है, वो पूरा टॉपिक आप ओपन करो और 1 से 2 घंटे में इसको कवर कर जाओगे पूरा एक एक डीप करके, ठीक है। देखते हैं इसको 8वें नंबर को। यहाँ पर 8वां टॉपिक है हमारा। यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर जो सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र हैं वो दे रखे हैं, कौन कौन से यहाँ पर न्यूज़ में थे वो सब यहाँ पर बता रखे हैं, आपको देख लेना है, ठीक है। कौन से यहाँ पर काजीरंगा कहाँ पर है, ठीक है, और पेंटा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, राइट, भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। गुरु घासीदास है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काजीरंगा है, कैमूर है, सह्याद्री है, पेंच है, भद्रा है, ठीक है, और सत्यमंगलम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हो। और देखते हैं आंध्र प्रदेश, जो कॉर्डिन वन जो अभ्यारण्य यहाँ पर दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश में ये है, क्या इनकी विशेषताएं सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो मुझे पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, सब पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बता दी कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। सुर्खियों में रही कुछ प्रजातियां, ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रजातियां, इनको देख लेते हैं, राइट। वो देखो जो आपको जो मैंने बताया वो आपको यहाँ पर सिर्फ रीड करना है मुझे, वो मैंने क्योंकि आपको मैंने टिक करवा दिए कौन से करने, वो सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ने रहेंगे ऊपर, ठीक है, वो आप पढ़ लोगे। और यहाँ से मैं टॉपिक जो देख लेता हूँ, सुर्खियों में कुछ प्रजातियां जैसे कि स्थलीय प्राणी वे ग्रे वुल्फ है, ये क्या है, देखो ग्रे वुल्फ हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ी के हमले के बाद पर भेड़ी पकड़ने के लिए जो वन अधिकारी उसने ऑपरेशन जो भेड़िया शुरू किया है, ठीक है। कौन से स्टेट ने, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। ये बहुत ही सामाजिक होते हैं, ये 6 से 8 सदस्यों वाले समूह में रहते हैं और बहुत ही तेज गति से दौड़ सकते हैं, ठीक है। पारावस क्या है, भारतीय भेड़े जो है ये राजस्थान गुजरात प्रायद्वीप भारत में यहाँ पर पाए जाते हैं। हिमालयन वुल्फ ये तिब्बती वुल्फ ये ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। रेड पांडा है, रेड पांडा हमारे यहाँ पर है, तो इसकी जो विशेषता है ये क्या है, ये हमारा स्तनपायी जानवर है, अधिकांश समय पर पेड़ पर यहाँ पर गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, जो पेड़ पर ज़्यादातर रहता है। रेड पांडा को पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले जो परिवर्तन है उसका एक महत्वपूर्ण संकेतक भी यहाँ पर बताता है, इंडिकेटर स्पीसीज का बताता है, ठीक है। ये पहाड़ों में आसानी से चल जाते हैं, आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा जो पांडा है आपको ज़्यादातर ग्रुप में रहना उनको पसंद होता है, तो क्या गलत है, ये नहीं है। ये सिक्किम का राजकीय पशु स्टेट जो आपका एनिमल है, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसका
इसका जो हमारा पर्यावास ये क्या होगा, पर्णपाती और शंकुधारी पेड़ों के मिश्रित वन, विशेषकर यहाँ जो बांस के जो घने क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है। आगे एशियाई शेर, ठीक है, एशियाई शेर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है 2019 में यूपीएस प्रीलिम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसमें एशियाई शेर में गिर वन में कहाँ पर है ये 6 एशियाई शेर हमारे जो वर्धमान जो पेड़ वहाँ पर ये पलायन कर गए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था। और यह विशेषता क्या होती है, अफ्रीकी शेर की तुलना में आकार में थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, एशियाई जो होते हैं नर शेर, इनकी अयाल जो मैन होती है यहाँ पर कम घनी होती है। शेरों का कोई विशेष प्रजनन बल जो काल यहाँ पर इनमें नहीं होता। आपसे बोलेगा शेर का जो प्रजनन काल है इतने टाइम का होता है, तो क्या गलत है, यहाँ पर कोई प्रजनन काल इनका नहीं डिसाइड किया गया है। पर्यावस इनका क्या होता है, ये केवल गिर वन जो हमारे गुजरात सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्र वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी दिया गया है आपका इंडेंजर्ड में। ठीक है, किसमें इंडेंजर्ड में, वाइल्ड लाइफ जो हमारे जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन हमारी एक्ट है उसके तहत यहाँ पर 1972 में सूची 1 के तहत यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 1 में, तो यहाँ पर ही देख सकते हो। आगे देखते हो चीता है जो हमारा जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में यहाँ पर रखा गया परिशिष्ट की सूची, वशिष्ठ जो हमारी सूची है उसमें 1 में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो का प्रोटेक्शन है उसमें 1972 की सूची 1 में यहाँ पर है। राइट, परिशिष्ट 1 में भी है और अनुसूची 1 में भी यहाँ पर रखा है। राइट, तो यहाँ पर क्या है, बिग कैट्स की अन्य प्रजातियाँ जो शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआरा जैसे यहाँ पर दौड़ते हैं, उनको यहाँ पर ये क्या दौड़ता नहीं है। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी भी है और इसे 1952 में भारत में विलुप्त होने के कारण से एकमात्र मांसाहारी जानवर बताया गया था। पर्यावस क्या होगा, अफ्रीकी चीता में जो होता है उप सहारा अफ्रीका, उसमें नामीबिया में सबसे बड़ी आबादी में यहाँ पर पाया जाता है। अफ्रीकी चीता जो होता है ये इसके बारे में बता रहा है। दूसरा एशियाई चीता जो होता है इसमें केवल ईरान के शुष्क इलाकों में सीमित रहेगा ये। ठीक है, संरक्षण उपाय क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के दुनिया के जो पहली बार यहाँ पर बड़े जंगली मांसाहारी जानवर उसके तहत यहाँ पर महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, और इसकी एजेंसी क्या होगी, NTCA जो हमारी नेशनल जो हमारी बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण होता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। और नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर ये भी हमारे काफ़ी न्यूज़ में। तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलगिरी जो तहर उसके आबादी में अनुमान में लगाने के लिए पर एक सिंक्रोनाइज सर्वेक्षण कर रही है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, विशेषता पे हम देख सकते हैं दक्षिण भारत में पाई जाने वाला एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है ये। ठीक है, ये हमारा वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन होता है उसमें आपका 1972 की अनुसूची 1 में इंडेंजर्ड में। ठीक है, देखना है। आगे देखते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोले इनमें से कौन सी प्रजाति जो है इंडेंजर्ड में शामिल नहीं है। 4 प्रजातियों को नाम दे देगा, उसमें 3 होंगी, 1 नहीं होगी कोई, तो वो बताना है कौन सी प्रजाति जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको कौन सी क्रिटिकली है, कौन सी इंडेंजर्ड, आपको एक लिस्ट बना लेना है, पूरी लिस्ट बनाना है, उसमें CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड और आपका इंडेंजर्ड जो है वो EN, ऐसे करके आप दिखा दोगे तो सब आपको याद हो जाएंगे कौन सी किस में है ना। इनका छोटी छोटी बातें लिख दोगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा आप सोचोगे इसका प्रिंट निकाल के रखूँ, तो प्रिंट नहीं निकालना है, आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें लिखनी है, जैसे जो यहाँ पर ब्लैक से दे रखी है वो बातें सिर्फ करना है। ये पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति, जैसे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका संरक्षण उपाय क्या है, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। तमिलनाडु द्वारा 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी यहाँ पर घोषित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हुलॉक गिब्बन, ये क्या है, पश्चिमी हुलॉक गिब्बन जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसमें असम के जो आपका हुलोंगा पार जो गिब्बन अभयारण्य इसमें यहाँ पर जो तेल है उसके अन्वेषण को यहाँ पर मंजूरी दी थी। ठीक है, विशेषता क्या होती है, ये 2 प्रकार के होते हैं, पश्चिमी हुलॉक गिब्बन और हुलॉक गिब्बन और पूर्वी हुलॉक गिब्बन, ये इनके 2 टाइप होते हैं। इनको यहाँ पर जो पश्चिमी और पूर्वी एक को दिया गया है इंडेंजर्ड जो आपका पश्चिमी वाले को है, और पूर्वी वाले हुलॉक गिब्बन को दिया गया है आपका वल्नरेबल। तो आपसे स्टेटमेंट घुमा सकता है कि जो हमारा पूर्वी हुलॉक गिब्बन है इसको दिया गया इंडेंजर्ड और पश्चिमी को दिया गया है वल्नरेबल, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं कि स्थिति क्या होती है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानिक प्रजातियाँ ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो। आगे और आइबेरियन जो लिंक्स वन बिलाव है ये क्या है, ये देखते हैं इनकी स्थिति क्या होगी, वल्नरेबल होगी इनकी स्थिति सिटीज़ की परिशिष्ट 1 में। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावास, ये आइबेरियन जो प्रायद्वीप है उसके क्षेत्र में यहाँ पर मूल प्रजाति इनकी देखी जाएगी। ठीक है, कुछ प्रजाति इनकी जो है आबादी पुर्तगाल में भी पाई गई है। इनकी विशेषता क्या होती है, ये छोटे समूह में और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूरोपीय खरगोश इसके आहार के मुख्य स्रोत हैं 80 से 99% तक। ठीक है, इनको वल्नरेबल में रखा गया, हम आपको बना बताया ये। आगे देखते हैं। पक्षी प्रजातियाँ, जबकि जिप्स इंडिकस है, ये क्या, भारतीय गिद्ध, इसके बारे में ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ जो सूची है उसमें आपका क्रिटिकल इंडेंजर में रखा गया है 1972 में। ठीक है, तो ये हल्के सफ़ेद रंग के फर्क गर्दन के चारों ओर हल्के रंग का एक घेरा होता है कॉलर की तरह। ठीक है, ये कॉलोनी में घोंसला बनाने वाला एक पक्षी है और अक्सर समूह में फोल्क में दिखाई मतलब समूह में ग्रुप में दिखता है। राइट, इनकी आबादी में कमी होती जा रही है। ठीक है, पर्यावरण क्या है, ये मुख्य रूप से खुले घास के मैदान में और विशेष रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश में यहाँ पर राजस्थान में पाए जाते हैं। राइट,
जैसे कि यहाँ पर डाइक्लोफेनाक आपका को जो केटोप्रोफेन जैसी जो एंटी हमारी स्टेरॉइड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यहाँ पर दो दवा है उसमें प्रतिबंध लगाया गया। क्यों प्रतिबंध लगाया गया? क्योंकि भी क्या है, कोई जानवर जैसे बीमार होता है, ठीक है, तो क्या उसको डाइक्लोफेनाक जो दवा है या दर्द की दवा है उसको देंगे, है ना, जिससे क्या उसका जो दर्द या चोट खत्म होगा। वो क्या अगर मान लो बीच में मर गया वो, मतलब काफ़ी क्रिटिकल है, मर गया वो, तो क्या है ये गिद्ध है सब इसको खाएंगे, ये सब खाएंगे, तो क्या ये सब जो हमारा जितने भी हमारा डाइक्लोफेनाक जो जितनी सब चीज़ें थी दवा थी ये सब यहाँ पर क्या है इसमें उसमें जाकर फैलेगा, ठीक है, गिद्ध में फैलेगा ये सब, तो गिद्ध क्या इनसे मरेगा वो, ठीक है। इस वजह से क्या है यहाँ पर इस सब चीज़ों को बैन लगाया गया, राइट, कि वो इसको खाएंगे तो या क्या वो भी मरेंगे और ये तो मरेंगे ऑलरेडी से, ठीक है। आगे देखते हो जियोडॉन्स कोर्सर, ये क्या है? ये आपका वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन है उसमें क्रिटिकल एंडेंजर में रखा गया है, ठीक है। ये निशाचर पक्षी है, ये केरल के पूर्वी घाट में पाया जाता है। ये झाड़ीदार पारिवास जो आपका छालवन क्षेत्र उसमें छोटे से रहस्यमय पंख के तरह यहाँ पर दिखता है, ठीक है, और ये है पिछले दशक में अधिक समय से नहीं देखा गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना ये अभी काफ़ी टाइम से नहीं दिखा है। ग्रेटर आपका जो है एडेजुटेंट स्टार्क, ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट शायद से नहीं होगा, देख लेते चलो इसको भी दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूर्णिमा देवी जो बर्मन है इन्होंने ग्रेटर एडजुटेंट जो स्टार्क है इसके संरक्षण के लिए 2024 में इसे अवार्ड में मिला गया है, ठीक है, ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में तो मैं बता देता हूँ, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं है, राइट। ये भारत के असम में 80% और बिहार में कंबोडिया में यहाँ पर ये पाया जाता है, बिहार तथा कंबोडिया में ये पाया जाता है। दुनिया में सबसे बड़े जो उड़ने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है, ठीक है। पारिवास क्या है? आर्द्र भूमि में पाया जाता है और ये बंद वितानों जैसे कि कैनोपी वाले जो ऊंचे वृक्ष होते हैं उसमें घोंसला बनाता है और घोंसले वाले जो वृक्ष है उसके आसपास बांस के जो झुरमुट हैं उसमें निवास करता है ये, ठीक है। अमूर फाल्कन क्या है? इसको देखते हैं। अमूर फाल्कन यहाँ पर है मणिपुर में जो तमेंगलोंग जिला है उसमें यहाँ पर ये पे क्या है अमूर फाल्कन जो है इस पर शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। विशेषता क्या, इसे स्थानीय रूप से कहुआई पूर्णिना के नाम से भी जाना जाता है। शिकारी पक्षी करने के लिए यहाँ पर अपने प्रजनन के रूस और चीन के लिए दक्षिण अफ्रीका तक यहाँ पर यात्रा करता है, ठीक है। ये 22,000 किलोमीटर की यात्रा करता है और ये किसी भी शिकारी पक्षी द्वारा की जाने वाली सबसे लंबी समुद्री यात्रा होगी है, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान ये भारत के जो मणिपुर है उसमें नागालैंड राज्य से होकर ये गुजरता है। ये भोजन के रूप में ड्रैगन फ्लाई को खाता है और ड्रैगन फ्लाई अरब सागर के ऊपर जो अमूर फाल्कन उसके समान प्रवास पक्षी का अनुसरण करते हैं। ये हमारा कहाँ पर है? जो लीस्ट कंसर्न में शामिल है, ठीक है, मतलब यहाँ पर लीस्ट कंसर्न में इस वजह से क्या इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अनुसूची 1 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। आगे क्या है? जलीय प्रजातियाँ हमारी क्या है? जलीय प्रजातियों में हमारी यूरेशियन ऊदबिलाव है। ये आपकी जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ना उसमें यूरेशियन ऊदबिलाव को यहाँ पर रेडियो टैग यहाँ पर लगाया गया है। विशेषता क्या होती है? इसके शरीर पर भूरे रंग के फर होते हैं जिस इनके जो जालीदार पैर होते हैं, ठीक है, जल में अपने पैर छोटे कान और नाक यहाँ बंद करने की क्षमता और जलीय जीवन को यहाँ पर अनुकूल बनाता है, ठीक है। भारत में ऊदबिलाव की 2 अन्य प्रजातियाँ में पाई जाती हैं, राइट, यहाँ पर देख सकते हो कौन 2 हमारी जो अन्य बिलाव की 2 प्रजातियाँ हैं, एशियन छोटे पंजों वाला ऊदबिलाव और स्मूथ कोटेड वाला, ठीक है। पारिवास क्या है? ये जीव यूरोप की एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ये भारत के उत्तर पूर्वोत्तर जो दक्षिणी क्षेत्र उसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा भी जो नियर 300 में आपका आएगा और 1972 की सूची परिशिष्ट 1 में दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब देखो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको एक बार बस रीड करा दे रहा हूँ। जब आपको एक बार बनाओगे नोट करोगे एक चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और दिमाग में ज़्यादा जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। अगर आपने ये पढ़ा तो उसका जाके वहाँ मिल जाएगा, क्रिटिकली का मिल जाएगा, इंडेंजर्ड का मिल जाएगा क्रिटिकली में, वल्नरेबल का मिल जाएगा क्रिटिकली में। तो ऐसा करके आप जब तक 2-3 बार इसको नहीं पढ़ोगे तब तक आपका माइंड में पिक्चर नहीं बनेगा क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। फोकोवेना साइनस ये क्या है? ये आपका इसकी विशेषता क्या होती है? ये आपका एक समुद्री जो स्तनपायी जो वैक्वीटा होता है उसकी संख्या में भारी संख्या में यहाँ पर गिरावट का पता चला है, ठीक है। तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। सिटीज़ की परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है, राइट। ये सिटासियन समूह की सबसे छोटी और अब सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है। ये डॉल्फिन और जो हमारी स्पर्म वेल की तरह एक दांत वाली वेल है। इसके विपरीत ब्लू वेल जैसी यहाँ पर दांत में बजाय यहाँ पर बेलिन होती है। जो बेलिन में हमारे प्लेट्स वास्तव में भी यहाँ पर मुंह के अंदर फिल्टर फीडिंग का सिस्टम होता है जो शिकार को मछली छलनी करने में यहाँ पर सहायता करती है। पारिवास क्या होगा? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी की स्थानिक जो आपका एंडेमिक प्रजाति है वहाँ पर ये
होती है, ठीक है, इसकी प्रजाति है। कोलोराडो जो मोआना है उसकी सीमा पर यहाँ पर उथले पानी में भी पाई जाती है, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है, जहाँ पर स्थानिक होगी, जहाँ पर मतलब ज़्यादा ये पाई जाएगी खास तौर पर, वो स्थानिक बोलते हैं उसको, या एंडेमिक बोलते हैं। ब्लू व्हेल क्या है, ब्लू व्हेल है ये लगभग 60 वर्षों के बाद सेशेल्स में निकट समुद्री ब्लू व्हेल यहाँ पर फिर से देखा गया है न्यूज़ में, ठीक है, तो ये देख सकते हो। और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा आवाज़ वाला जीव है, ठीक है, ये भी देखना है आपको। पारावस का या आर्कटिक महासागर में छोड़कर विश्व के सभी महासागर में यहाँ पर पाई जाती है, राइट। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है सरीसृप जो आपके कीट उभयचर यहाँ पर हैं ये, ठीक है, तो इनको देखते हैं यहाँ से। ये क्या इनकी विशेषताएं क्या, ये तितली टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य उसमें यहाँ पर खोजी गई। यह अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के लोअर जो आपका सुबनसिरी जिला है वहाँ पर क्या है स्थित है, ठीक है। इसे आमतौर पर लंबी धारी वाले जो सेलर उसके रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है, राइट। ये भूरे पंखों व दांत जैसी छोटी आकृति वो होती हैं। ये पंख ऊपरी तरफ गहरे भूरे और काले नीचे की तरफ यहाँ पर पीले भूरे रंग होते हैं। ये तो इतना नहीं पूछेगा। कहाँ पाया जाता है, इसकी स्थिति क्या है और ये क्यों न्यूज़ में आया, तो थोड़ा सा ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं, बटरफ्लाई यहाँ पर सिकाडा, ये क्या है, इसको देखते हैं। मेघालय में सिकाडा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है। ये जीनस जो बेन कार्टिना से संबंधित है। देश में ये जीनस पहली बार दर्ज किया गया था। ये जीनस की प्रजातियाँ जो होती हैं ये पंख रंगीन होते हैं, इसके कारण क्या अक्सर बटरफ्लाई सिकाडा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे है भौरा भौर, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, सी एनीमोन, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्री खीरा, ये थोड़ा सा न्यूज़ में था, इसको देख लेते हैं, है ना। ये क्या नेक्स्ट शोध के अनुसार यहाँ पर जो समुद्री खीरों की संख्या बढ़ने में प्रवाल प्रजाति जो प्रवाल भित्ति होती है उसको पुनर्जीवित करने में यहाँ पर मदद मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ में हमारा इस वजह से था क्योंकि समुद्र में यहाँ पर जो अम्लीकरण है उसको भी यहाँ पर ये रोकते हैं, राइट। और ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से प्रजनन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा याद रखना है। ये बोलेगा कि जो हमारा जो समुद्री खीरे थे ये हमारे लैंगिक प्रजनन के लिए सिर्फ यहाँ पर जो प्रजनन करेंगे, तो क्या होगा, गलत है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से यहाँ पर ये प्रजनन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हो, दो बातें सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट थी। और ये स्टार फिश और जो क्या है, देखो ये वाला पॉइंट, समुद्री खीरा एक हमारा जो है ये समुद्री अकशेरुकी जो नामक जीव समूह है उसका हिस्सा है। और इस समूह में स्टार फिश और जो अर्चिन समुद्री साई है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार बता जरूर दे रहा हूँ लेकिन आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, तो ही आपको याद होंगी, है ना। मैं आपको, आप सोचोगे मैं पूरा टॉपिक छुड़वा दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ ये, वरना आपको पढ़ना खुद से ही सब ये, ठीक है। मेरे यहाँ से बताने से आप कोई चीज़ नहीं समझ आई क्योंकि ये एक तरह से फैक्ट है। ये फैक्ट आपको तभी याद होंगे जब आप इनको अच्छे से बैठ के एक बार इनको बनाओगे, खुद से इनको 4-5 बार रोज़ याद करते रहोगे तो आपको याद होने वाली है। एक आप रूल बना लो कि रात को सोने से 10 मिनट पहले आप रोज़ ही जितनी आप लिखोगे प्रजातियाँ जातियाँ ये सब आपको देखनी, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी आपके इंडेंजर्ड में, कौन सी वल्नरेबल में। आप रोज़ का 5 मिनट ऐसा बना लो कि आपको 5 मिनट में आपको 5 प्रजातियाँ देखनी है, ठीक है। 5 रोज़ देखो या एक बार पूरी देख जाओ, ऐसे करके देख सकते हो तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मेरे बताने से आपको ये सभी नहीं याद होंगी क्योंकि ये फैक्चुअल पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर जो मैगजीन है आप इसका प्रिंट जरूर निकालोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन हमारी है इन्वायरमेंट की। और इन्वायरमेंट से कम से कम इस बार 15 से 20 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करीब 15 से 20 क्वेश्चन अगर आएगा तो 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से इस मैगजीन से भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जो मैं आपको देता रहता हूँ टारगेट में वो हमें कवर करते रहना है, प्लस जो डेली में करंट भी देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ भी जाकर आप जुड़ सकते हो। शाम को 5-6 बजे के बाद मैं करंट अफेयर्स भी कुछ शेयर कर देता हूँ, वो भी आप कवर करते रहो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी जो मैगजीन है उसको निकालो प्रिंट और अच्छे से इसको कवर करो। PDF से आप इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा 50 से 60 पेजेस है, ठीक है, तो दिक्कत होगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, राइट। अश्वगंधा यहाँ पर दे रखा है, आरोग्य पचा यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। बाओबाब वृक्ष ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हमारा था यहाँ पे टॉपिक मैंने आपको दिखाया, राइट। जो प्रजातियों वाले वो मैंने कुछ प्रजातियाँ इसकी बताई, बाकी आपको यहाँ से खुद से निकाल के प्रिंट आपको कवर करना है। कुछ डाउट अगर रहता है पढ़ने को लेकर तो आप नीचे पूछ सकते हो। इसी जब जो प्रजातियाँ यहाँ पे कुछ इनमें टॉपिक में डाउट रहता है जो मैंने कुछ छोड़े टॉपिक, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी आप डाउट, ठीक है, तो बता सकते हो। तो यहाँ पे एंड करते हैं इसको और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यहाँ पर IR का जो हमारी PT 65 रहेगी उसको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।